वेलकम टू सीजी शिक्षा। मैं डी साथ साथ चलिए आज हम लोग 11th क्लास का फिजिक्स में 6th चैप्टर की तरफ जाते हैं। हम लोग अब कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में जानते हैं। वास्तव में कार्य किस तरीके से होती है, आप कार्य किस तरीके से करते हैं, ठीक है, आप घरों में किस तरीके से काम करते हैं, उस पर किस तरीके की ऊर्जा लगती है, उस पर किस प्रकार की शक्ति लगती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दैनिक जीवन में आप बहुत सारे वर्क करते हैं, चलने का काम भी करते हैं, तो चलने का काम करना भी एक तरह की कार्य है। उसमें कितना ऊर्जा इन्वेस्ट होता है आप लोग उसको भली भांति जानते हैं, उसमें कितनी शक्ति लगती है उसको भी आप भली भांति जानते हैं। मार्केट जाते हैं, मार्केट सब्जी खरीदते हैं, उसको उठाने में कितनी कार्य करना पड़ता है, उसमें कितनी ऊर्जा इन्वेस्ट होती है, उसको उठाने में कितनी शक्ति का प्रयोग होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज का हमारा जो चैप्टर है वो है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। आज हम लोग जानते हैं कार्य क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है और शक्ति क्या होती है। चलिए तो आज हम लोग देखते हैं इसको फिजिक्स के 11th क्लास के चैप्टर नंबर हम लोग 6 में जानते हैं कि वास्तव में ये कार्य ऊर्जा एवं शक्ति क्या होती है। चलिए आज के क्लास को हम लोग देरी नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही मज़ा आएगा ये चैप्टर आप लोग, ठीक है। तो चलिए पहला प्रस्ताव इंट्रोडक्शन के बेस पे देखते हैं। किसी भी चीज़ की इंट्रोडक्शन बहुत ही जरूरी होती है, परिचय करना, ठीक है। तो कार्य ऊर्जा तथा शक्ति ऐसे प्रचलित शब्द हैं जिनके उपयोग हम दैनिक जीवन में सतत करते रहते हैं। खेतों में काम करने वाले श्रमिक को कठिन कार्य करने वाला माना जाता है। गाड़ियों में बोरे से सामान लादने एवं उसे उतारने वाला अपेक्षाकृत अधिक ताकतवर माना जाता है, अर्थात उनकी शक्ति अधिक होती है जो इस कार्य को तेजी से कर सकता है। आप कई मिल वगैरह में देखे होंगे, राइस मिल वगैरह में देखे, वहाँ से काम करने वाले जितने भी कारीगर रहते हैं वो किस तरीके से जो राइस की जो बोरी रहती है उसको किस तरीके से उठाते हैं, अपेक्षाकृत तो उन पर ज़्यादा शक्ति का प्रयोग किया जाता है। मतलब वो लोग ज़्यादा वर्क करते हैं, नॉर्मल इंसान उस चीज़ को हम लोग उठा नहीं पाते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर उसी चीज़ की गणना किया है कि कार्य ऊर्जा शक्ति ऐसे प्रचलित शब्द है जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में सतत करते रहते हैं। खेतों में काम करने वाले, श्रमिक करने वाले, मिस्त्री वगैरह है, कारीगर है, पेंटर है, बिल्डर है, सभी प्रकार के रहते हैं, कुछ ना कुछ वर्क करते हैं। कोई सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर रूप में कोई काम करता है, कोई हार्डवेयर में काम करता है, ठीक है। इसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बोलते हैं ना। इस प्रकार से अपेक्षाकृत हार्डवेयर में आप लोगों को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, जिसमें फिजिकली आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, फिजिकली आप उसमें ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, क्लियर। तो यही चीज़ है आपकी कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के बेस पे। चलिए आगे देखते हैं इस कंटेंट को हम लोग। कार्य की जो अवधारणा है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। वास्तव में जो कार्य की अवधारणा है वो किस बेस पे है इस चीज़ को देखते हैं। तो कार्य की अवधारणा के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क के लिए देखते हैं। दैनिक जीवन में हम पढ़ना लिखना, सर्वप्रथम हम लोग दैनिक जीवन में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। सामानों की निगरानी करना, सामानों की निगरानी करते हैं। साइकिल चलाना, साइकिल भी चलाते हैं, बचपन में आप लोग जानते ही हैं। बोझा उठाना, ठीक है, जूतों में पॉलिश करना, खाना पकाना, गीत गाना आदि सभी क्रियाओं को कार्य करना कहते हैं। कुछ न कुछ, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये भी एक वर्क है, लिख रहा हूँ ये भी वर्क है, बोल रहा हूँ ये भी वर्क है, आप लोग सुन रहे हो भी ये भी वर्क है, वहाँ पर वीडियो देख रहे हैं आँख से वो भी वर्क है, सभी कुछ न कुछ प्रकार के वर्क ही है। तो दैनिक जीवन हम किस प्रकार के जो भी वर्क करते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो आपका कार्य के अंतर्गत आता है। जैसे गीत गाना, कोई सॉन्ग गा रहा है, कोई सॉन्ग सुना रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, कोई किसी सामान को निश्चित स्थिति में पकड़े रहता है, कोई खेत की निगरानी करता है, ये सभी आपके वर्क हैं, क्लियर। तो ये सभी कार्य के अंतर्गत आते हैं। दैनिक जीवन में बहुत सारे हैं जो अपने आसपास में देखते हैं, घरों में देखते हैं, समाज में देखते हैं, गाँव में देखते हैं, सिटी में देखते हैं, दुकान जाते हैं वहाँ देखते हैं, विद्यालय में देखते हैं, कहीं भी जितने भी हमारे पास ऑफिशियल वर्क जो भी है सभी किसी न किसी तरफ से सभी वर्क के रूप के ही अंतर्गत आते हैं, क्लियर। चलिए अगला कंटेंट जो हमारा है वो है भौतिकी के अनुसार कार्य होने के लिए निम्न दो बातों का होना आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। भौतिकी के अनुसार कार्य होने के निम्न दोनों बातों का अनिवार्य है। जैसे कि पहला होता है फोर्स और दूसरा होता है डिस्प्लेमेंशन। पहला होता है आपका बल और दूसरा होता है आपका विस्थापन। पहला बल होता है, दूसरा विस्थापन होता है। किसी वस्तु पर लगने वाले बल उसके द्वारा वस्तु में हुए विस्थापन के गुणनफल को वस्तु पर किया गया कार्य कहते हैं। मतलब कार्य बराबर क्या हो जाएगा भाई, बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन। जैसे मैं इस पेन को उठा करके बल लगा करके इस पेन को यहाँ लगाया, मतलब यहाँ से यहाँ इसको विस्थापित किया गया, तो कार्य बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्क इक्वल टू एफ इंटू आपका डी हो जाएगा, विस्थापन आपका, ठीक है। वर्क इक्वल टू बल गुणित विस्थापन होगा। तो इसी को दिया गया है कार्य इक्वल टू, यहाँ पर बल इक्वल टू दिया गया है ना, इसी को
कार्य बराबर हो गया बल गुणित विस्थापन। यहाँ से आप तीनों का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी। कार्य एक अदिश राशि है जो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त होती है। कार्य क्या है? अदिश राशि है जो सदिशों के गुणनफल से क्या होती है? प्राप्त होती है। तो भौतिक के अनुसार कार्य होने के लिए निम्न दो बातों को होना आवश्यक है, बल और विस्थापन। किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके द्वारा वस्तु में हुए विस्थापन गुणनफल वस्तु पर किए गए कार्य कहते हैं। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, W इक्वल टू एफ इंटू डी। नेक्स्ट कंटेंट है हमारे पास अचर बल द्वारा किया गया कार्य। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स के द्वारा किए गए कार्य हमारे पास किस तरीके से आता है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। वह बल जिसका परिमाण एवं दिशा, वह बल जिसका परिमाण एवं दिशा नियत होता है अचर बल कहलाता है। जिसका परिमाण व दिशा, आपके पास ये परिमाण है व दिशा है वो निश्चित रहे भाई, परिमाण व दिशा ये दोनों क्या रहेगा? निश्चित रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अचर बल। जब किसी वस्तु पर कोई अचर बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर कोई अचर बल लगाया जाता है और वस्तु उसी दिशा में विस्थापित हो जाती है। क्लियर? जब यहाँ पर इस दिशा में यहाँ पर वस्तु पर कोई ए वस्तु पर बल लगा रहे हैं, वह इसी बी की दिशा की ओर क्या हो रही है? विस्थापित हो रही है। बी की दिशा की ओर मतलब इसी दिशा में क्या हो रही है? विस्थापित हो रही है। तो जिस दिशा में बल लगाया जाता है उसे कार्य की माप के बल के परिमाण और बल की दिशा में वस्तु विस्थापन को गुणनफल से की जाती है। तो यहाँ पर इसकी जो गणना रहेगा उसको हम लोग किस तरीके से करेंगे? बल गुणित बल की दिशा में आपके विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में किससे करेंगे हम लोग? विस्थापन के बेस पे करेंगे। ये आपका वर्क हो जाएगा। तो वर्क इक्वल टू W इक्वल टू हो जाएगा F इंटू डी। ठीक है, W इक्वल टू हो जाएगा F इंटू डी। तो ये अचर बल द्वारा किया गया कार्य के बेस पे ये सब आपके आएंगे। ठीक है, तो इस स्थिति में यही वस्तु पर किए गए कार्य का सूत्र होता है। इस स्थिति में यही वस्तु पर किए गए कार्य का सूत्र होता है। कार्य के बीमा के लिए हम लोग देखेंगे तो कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, तो वर्ग का आपका F इंटू डी होता है और वर्ग का MLT होता है, तो वर्ग का हो जाएगा आपका MLT। तो यही कार्य के बीमा को क्या करेगा? आपका दर्शाएगा। तो इस स्थिति में इसकी बीमाएं इस प्रकार की होगी। कार्य का राशि है, यहाँ पर देखिए आप लोग कार्य के बेस पे यहाँ पर एक अदिश राशि है बोल के जिसकी दिशा कर सकता नहीं होती है। इस स्थिति में इसकी बीमा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कार्य के मात्रक। कार्य के मात्रक को दो प्रकार में हम लोग विभाजित करते हैं। कार्य के मात्रक को हम लोग किस प्रकार से? दो प्रकार से विभाजित करते हैं। पहला आपका निरपेक्ष मात्रक आता है और दूसरा गुरुत्वीय मात्रक आता है। पहला निरपेक्ष मात्रक, दूसरा आपका गुरुत्वीय मात्रक आता है। तो पहला हम लोग किसके बारे में देखेंगे? निरपेक्ष मात्रक के बारे में देखेंगे। पहला आपका क्या है? निरपेक्ष मात्रक है और दूसरा क्या है आपका? गुरुत्वीय मात्रक। दूसरा जो है वो आपका है गुरुत्वीय मात्रक। तो पहला निरपेक्ष मात्रक और दूसरा है आपका गुरुत्वीय मात्रक। चलिए इस कंटेंट के लिए आगे हम लोग जाते हैं। तो निरपेक्ष मात्रक एब्सोल्यूट वैल्यूट किसको बोलते हैं? तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए, तो यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने से, यदि कोई वस्तु है, ए वस्तु है, इस पर 1 न्यूटन का हम लोग बल लगाते हैं, 1 न्यूटन का क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। तो यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने से बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो, बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो, वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो, तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य 1 जूल होगा। 1 जूल होगा। यदि किसी वस्तु पर 1 डाइन बल लगता है, यदि किसी वस्तु पर, ये बी है, इस पर 1 डाइन बल लगता है, 1 डाइन बल लगता है। यदि किसी वस्तु पर 1 डाइन बल लगने से बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन 1 सेंटीमीटर हो, यहाँ पर जो वस्तु का विस्थापन है वह 1 सेंटीमीटर हो, वस्तु विस्थापन 1 सेंटीमीटर हो, तो किया गया कार्य 1 अर्घ होता है। मतलब जब यह डाइन पर रहता है तो अर्घ हो जाता है, न्यूटन पर रहता है तो जूल हो जाता है, न्यूटन पर रहता है तो मीटर होता है, और इसमें रहता है डाइन पर तो सेंटीमीटर हो जाता है। ये निरपेक्ष मात्रक के अंतर्गत आपके आते हैं। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ। ये इसके बीच में एक संबंध है। क्लियर? जूल तथा अर्घ में संबंध। 1 जूल का मान 10⁻7 अर्घ के तुल्य होता है, जिस चीज को मैं यहीं पर बताएं। गुरुत्वीय मात्रक, ग्रेविटेशन यूनिट के पास हम लोग चलते हैं। वास्तव जो गुरुत्वीय मात्रक को ही कार्य का प्रायोगिक मात्रक भी कहते हैं। जितने भी प्रायोगिक मात्रक है उसको हम लोग प्रायोगिक मात्रक बोलते हैं। तो गुरुत्वीय मात्रक को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, जो भी आपका गुरुत्वीय मात्रक है, गुरुत्वीय मात्रक को ही हम लोग प्रायोगिक मात्रक कहते हैं। प्रायोगिक मात्रक, गुरुत्वीय मात्रक को ही हम लोग प्रायोगिक मात्रक कहते हैं। जब किसी वस्तु पर 1 किलोग्राम बल लगाने पर, जब किसी वस्तु पर 1 किलोग्राम बल लगाने पर, ठीक है,
जब किसी वस्तु पर 1 किलोग्राम बल लगाने से बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो, बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो, बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो, तो वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य, वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य 1 किलोग्राम मीटर कहलाता है। 1 किलोग्राम मीटर कहलाता है। जब किसी वस्तु पर 1 किलोग्राम बल लगाने से बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो, तो वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य 1 किलोग्राम मीटर कहलाता है। कितना कहलाता है? 1 किलोग्राम मीटर कहलाता है। तो गुरुत्वीय मात्रक को कार्य व प्रायोगिक मात्रक भी कहते हैं। जब किसी वस्तु पर 1 किलोग्राम बल लगाने से बल की दिशा में जो वस्तु का विस्थापन होगा उसको 1 मीटर, तो वस्तु पर जो बल द्वारा किया गया कार्य रहेगा उसको 1 किलोग्राम मीटर बोलेंगे। जैसे कि आपका अगर आप सेंटीमीटर में करते हैं तो ग्राम में आता है, और आप लोग मीटर में करते हैं तो किलोग्राम में आता है। क्लियर? तो चलिए यही आपका गुरुत्वीय मात्रक के बेस पे था। नेक्स्ट कंटेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। किलोग्राम और ग्राम सेंटीमीटर संबंध जो होता है 1 किलोग्राम मीटर बराबर 10 टू द पावर, ये होता है 3 ग्राम, और ये 10 टू द पावर आपके बीच में हो जाएगा, तो ये 1 किलोग्राम के बेस में ये आप लोगों के संबंध के बीच में ये सब आते हैं। क्लियर? ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस में नहीं रहता जैसे कि जूल और अर्ग रहता है। क्लियर? आगे का जो कंटेंट है, कार्य यदि विस्थापन बल की दिशा में ना हो। जब कार्य यदि विस्थापन की बल की दिशा में, जैसे कि कार्य है वह बल की विस्थापन की दिशा में ना हो, तब उसके लिए क्या स्थितियां उत्पन्न होती है, इस चीज को हम लोग यहां पर देखते हैं। चलिए, तो जब किसी वस्तु पर अचल बल आरोपित किया जाता है, जब किसी वस्तु पर अचर बल, ना ये अचल नहीं है अचर है, तो जब किसी वस्तु पर अचर बल आरोपित किया जाता है तथा वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में ना हो, जो वस्तु का विस्थापन है ए का इस बी की दिशा में ना हो भाई, तब क्या होगा? तो उसके कार्य की माप बल के परिमाण और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के घटक के गुणनफल से की जाती है। वस्तु के जो विस्थापन है भाई, वस्तु जो विस्थापन है उसके घटक से तुलना की जाती है। तो इसको हम लोग देखते हैं, कार्य आदि विस्थापन बल की दिशा में ना हो तब की स्थिति में हम इस चीज की गणना करते हैं। क्लियर? तो कार्य की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ वर्क का क्या होता है, सबकी प्रकृति होती है, सबकी प्राकृतिक होती है, प्राकृतिक गुण होते हैं, भौतिक अवस्था होते हैं, रासायनिक अवस्था होते हैं, सामान्य अवस्था होते हैं, सभी के उसी प्रकार ये जैसे पदार्थों की प्रकृति होती है उसी प्रकार यहाँ पर कार्य की प्रकृति है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं नेचर ऑफ वर्क, कार्य की प्रकृति के बारे में। तो अगला हमारा कंटेंट है कार्य की प्रकृति। जब किसी वस्तु पर किया गया कार्य, जब किसी वस्तु पर किया गया कार्य पॉजिटिव, धनात्मक, नेगेटिव, ऋणात्मक और शून्य, जीरो होता है, यह बल तथा विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है। यह बल तथा विस्थापन के बीच के कोण पर क्या करता है? निर्भर करता है। क्लियर? ये बल और विस्थापन के बीच के कोण पर क्या करता है? निर्भर करता है। तथा इन बलों की प्रकृति निम्नानुसार अलग अलग होती है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका जो वर्क रहेगा पॉजिटिव भी रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा और क्या रहेगा? जीरो भी रहेगा। क्लियर? तो इसकी कार्य के प्रकृति को हम निम्न प्रकार से इसको वियोजित करते हैं, देखते हैं भाई। क्लियर? तो पहला आता है आप लोगों का पॉजिटिव वर्क, धनात्मक कार्य। पॉजिटिव वर्क को हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव वर्क को धनात्मक कार्य। पॉजिटिव वर्क आपका क्या होता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो पॉजिटिव वर्क क्या है भाई, इस चीज को देखते हैं। जब किसी वस्तु पर लगने वाले बल, जब कोई वस्तु है भाई, वस्तु कुछ भी हो सकता है, किसी प्रकार की वस्तु पर आप बल लगा सकते हो, पेन को उठा सकते हो, बुक को उठा सकते हो, किसी को भी उठा सकते हो, चेयर को उठा सकते हो। क्लियर? तो इस तरीके से जब किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा उनके विस्थापन के बीच का कोण न्यून कोण हो, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल है, लगने वाला बल F और उसके बीच के विस्थापन D, उसके बीच का कोण क्या हो? न्यून कोण हो, मतलब 0 से अधिक 90 से कम हो, तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, पॉजिटिव वर्क होता है। और जब उनके बीच का कोण 0 होता है तो कार्यक मान अधिकतम होता है। कार्यक मान बिल्कुल अधिकतम होगा भाई, क्योंकि cos 0 = 1 और sin 90 = 1, sin 0 = 0। क्लियर? तो ये था आप लोगों का पॉजिटिव वर्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका एग्जांपल को। घोड़ा गाड़ी को जब एक घोड़ा खींचता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। घोड़ा जब गाड़ी को खींचेगा तो वह उसी की दिशा की तरफ अग्रसर हो रहा है भाई, किसी वस्तु को लेकर के वह जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। क्लियर? क्योंकि इसमें बल और विस्थापन एक ही दिशा में होता है। घोड़ा जिस दिशा में जा रहा है विस्थापन उसी दिशा में जा रहा है। अब जैसे गाड़ी चला रहे हो भाई, आप जिस दिशा में जा रहे हो गाड़ी भी उसी दिशा में जा रहा है, ये पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। घोड़ा जिस दिशा में जा रहा है वो सामान को लेकर के उसी दिशा में आप लोग जा रहे हैं भाई, तो ये भी पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। बिलियर्ड की गेंद को स्ट्राइकर से मारने पर किया गया कार्य भी धनात्मक होता है, क्योंकि इस तरीके से मैं इस तरीके से गेंद को इस तरीके से लगाऊंगा तो ये उसी की दिशा में जाएगा, तो इसके बीच में भी ये न्यून कोण एक्यूट एंगल क्रिएट होगा, मूवमेंट होगा, तो इसके द्वारा किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। क्लियर?
आप देखते हैं नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होना जरूरी है। इस तरीके से आप लोग नेगेटिव वर्क को देखते हैं। जब किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके विस्थापन के बीच का कोण अधिक कोण हो। जब लगने वाला बल है भाई, ये आपका बल है, अब विस्थापन डी है, इसके बीच का कोण आपका क्या हो, अधिक कोण हो, मतलब जे 90 से अधिक और 180 अंश से कम हो। क्लियर? तो अधिक कोण का मान 180 अंश हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। जब उनके बीच का कोण 180 हो तब बल का परिमाण आपका क्या होता है, अधिकतम होता है। क्लियर? तो जब किसी वस्तु पर उसके विस्थापन के बीच कोण, लगने वाले बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो भाई, 180 हो, तब उसको हम लोग ऋणात्मक वर्क कहते हैं, ऋणात्मक कार्य कहते हैं, नेगेटिव वर्क कहते हैं। क्लियर? जैसे जब किसी झुके हुए तल पर कोई वस्तु सरकता है तो घर्षण बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, क्योंकि घर्षण बल की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। और दूसरा इस चीज को हम लोग देखते हैं, दोलन कर रहे लोलक पर लगने वाले अवमंदन बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है, क्योंकि अवमंदन बलों की दिशा विस्थापन के क्या होती है, विपरीत होती है। तब इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक वर्क। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक कार्य बोलते हैं। इसके बाद जीरो वर्क की तरफ बढ़ते हैं। शून्य कार्य क्या होता है भाई? तो यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके विस्थापन की दिशा के लंबवत हो, लंबवत हो, मतलब 90 डिग्री बने भाई। sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, लेकिन अगर विस्थापन ये हो जाएगा 90 डिग्री बनेगा, लंबवत रहेगा, तो cos 90 हो जाएगा, cos 90 = 0 डिग्री। तो बल द्वारा किया गया कार्य आपके क्या होती है, शून्य होती है। तो इस कार्य को हम लोग बोलते हैं शून्य कार्य। क्या कार्य बोलते हैं? शून्य कार्य बोलते हैं। चलिए आगे कंटेंट है। यदि कोई वस्तु घर्षण रहित मेज पर क्षैतिज विस्थापन पर यदि कोई वस्तु घर्षण रहित मेज पर क्षैतिज विस्थापन दिशा में सरकती है तो लगने वाले गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु पर किए गए कार्य शून्य होता है, क्योंकि वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल एवं विस्थापन परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। जहां पर लंबवत होगा मतलब 90 डिग्री राइट एंगल क्रिएट करेगा, मूवमेंट करेगा। सेकेंड स्थिति में अब जब इस चीज को हम लोग देखते हैं तो क्या बोलते हैं भाई, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के परितः वृत्तीय गति करती है, वृत्तीय गति इस तरीके से वृत्तीय पथ में गति करती है, तो उस पर लगने वाला जो बल होता है, फोर्स होता है, वह अभिकेंद्र बल नाभिक के द्वारा लगने वाला अभिकेंद्र बल द्वारा कार्य शून्य होता है, क्योंकि इसके अनुसार से हमारा जो अभिकेंद्र बल विस्थापन सदैव क्या हो जाएगा, इसके लंबवत हो जाएगा। क्लियर? ये था आप लोगों का जीरो वर्क। बल तथा विस्थापन के घटक के पदों में किए गए कार्य के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपका बल F द्वारा और विस्थापन D द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि वर्क इक्वल टू होता है आपका F × D। ये आपका वस्तु A है, इसके विस्थापन आपके B की तरफ हुआ, तो इस पर किया गया कार्य आपका किस तरीके से होगा, इसका डिस्कस हम लोग करेंगे। क्लियर? तो किसी परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य देखते हैं। किसी परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य किस तरीके से होते हैं, इस चीज को देखते हैं। जब किसी वस्तु पर लगने वाले बल का मान एवं दिशा समय के साथ वस्तु की स्थिति के साथ परिवर्तित होती है तो ऐसे बल को परिवर्ती बल कहते हैं, जो पल पल में बदलती रहती है। परिवर्ती बल, किसी वस्तु पर लगने वाले बल का मान एवं दिशा समय के साथ बदलता रहे भाई। समय है, समय के साथ सभी बदल रहा है भाई, समय दिशा सब बदल जा रहे हैं भाई। तो जो समय के साथ वो स्थिति परिवर्तन होता है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं परिवर्ती बल। क्या बल बोलते हैं? परिवर्ती बल। आगे इसका जो एग्जांपल के बेस में देखते हैं, प्रकृति में परिवर्ती बल। प्रकृति में परिवर्ती बल के अनेक उदाहरण हैं, जिसमें कुछ निम्न प्रकार के हैं। किसी स्प्रिंग को खींचने पर आरोपित बल विस्थापन के अनुक्रमण पाते हो। जैसे कि आप कोई स्प्रिंग को खींचते हो भाई, जितना खींचते रहते हो वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। अतः विस्थापन के अलग अलग मानों पर बल का परिमाण अलग अलग होगा। अतः यह एक परिवर्ती बल है। पल 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 परिवर्तित बल। ठीक है? हर एक पल, एक पल, पल पल, ठीक है, पल पल, हर पल। पहले आता था, खाते थे, वही वाला है। सरल लोलक के गोले को, और जब हम सेकंड टाइम में सरल लोलक के गोले को उसके माध्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित कर छोड़ देते हैं तो उस पर लगने वाला जो कार्य होता है वह प्रत्यानयन बल आरोपित करता है। क्या बल आरोपित करता है? प्रत्यानयन बल। तो पहला आपका परिवर्ती बल, दूसरा आपका प्रत्यानयन बल। ये दोनों बल को याद रखिएगा। क्लियर? ऊर्जा के रूप में आप देखते हैं, जहां पर ऊर्जा आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख करके लिख लीजिए। जहां से ऊर्जा आया मतलब ऊर्जा का क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, लिख करके ले लीजिए।
कोई वस्तु अपनी किसी अवस्था में जितना कार्य कर सकती है वही उस अवस्था में उसकी ऊर्जा होती है। भाई आपके में जितना एनर्जी रहेगा उतना ही तो लिख सकते हैं, उतना ही तो पढ़ सकते हैं, उतना ही तो वर्क कर सकते हैं। एनर्जी नहीं रहेगा तो कहाँ से लिख पाओगे भाई। इसलिए एनर्जी जितना रहेगा उतना ही आप वर्क कर सकते हैं। किसी वस्तु की जब किसी वस्तु की ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। अगर आपकी ऊर्जा नष्ट हो गई आप कुछ वर्क नहीं कर सकते। ऊर्जा की माप कार्य की मात्रा से की जाती है, अतः ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक जूल तथा सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है। एसआई पद्धति में जो कार्य और जो ऊर्जा का मात्रक होता है भाई वह जूल होता है, और जबकि सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वह अर्ग होता है। और 1 जूल बराबर हम लोग बचपन से जानते हैं 10⁻⁷ अर्ग। क्लियर। तो यह एक अदिश राशि होती है जिसका बीमीय सूत्र mL2T-2 ये होता है आपका इसका बीमीय सूत्र। तो ये था भाई आपका एनर्जी नहीं है, एनर्जी ड्रिंक लेते जाइए। क्लियर। आगे कंटेंट है, किसी वस्तु द्वारा उसकी गति, स्थिति या विन्यास के कारण प्राप्त की गई या छोड़ी गई ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। क्या एनर्जी कहते हैं? मैकेनिकल। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं किसी वस्तु द्वारा उसकी गति, कोई भी वस्तु द्वारा उसकी गति या स्थिति के कारण जो ऊर्जा है उसको हम लोग बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या ऊर्जा बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है। तो स्थिति या विन्यास के कारण प्राप्त की गई या छोड़ी गई ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसमें 2 प्रकार की ऊर्जा आती है, पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। तो गति के कारण गतिज ऊर्जा, स्थिति के कारण उसको हम लोग बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। चलिए इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं हम लोग। तो गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किसको बोलेंगे भाई? गतिज ऊर्जा। नाम से स्पष्ट है, गतिज ऊर्जा मतलब गति। ठीक है। तो किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या ऊर्जा कहते हैं? गतिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। तो ये हो गया आप लोगों का गतिज ऊर्जा। आगे देखते हैं गतिज ऊर्जा का व्यंजक के लिए हम लोग इस चीज के लिए गणना करेंगे। क्लियर। तो गतिज ऊर्जा के लिए तो इससे पहले आप लोगों को डायग्राम बेस में देखना पड़ेगा कि इस चीज में क्या होता है। इस चीज के लिए तो माना कि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, उस पर बल आरोपित किया जाता है जिससे उसमें मंदन a उत्पन्न हो जाता है, जिससे वह वस्तु d दूरी पर तय करके रुक जाती है। अतः वस्तु द्वारा विरामावस्था तक आने में किया गया कार्य क्या होगा, इस चीज की हम लोग गणना करते हैं। तो माना कि कोई m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से, माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिशील है तथा उस पर बल F आरोपित किया जाता है जिससे उसमें उत्पन्न मंदन A है। ठीक है। तो जिससे वह वस्तु d दूरी पर तय कर जाती है, तो वस्तु द्वारा विरामावस्था तक आने में किया गया कार्य क्या होगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। चलिए जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि गतिज ऊर्जा व्यंजक के लिए माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिशील है, उस पर बल F आरोपित किया जाता है जिससे उसमें मंदन A उत्पन्न हो जाता है जिससे वस्तु d दूरी पर तय करके रुक जाती है। अतः वस्तु पर विरामावस्था तक आने में किया गया कार्य आपका किस तरीके से होगा। तो विरामावस्था द्वारा किया गया कार्य W हो जाएगा आपका F × D। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। चूंकि हम जानते हैं कि बल बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं W कितना हो जाएगा भाई, F का वैल्यू A में है तो M × A हो जाएगा D, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। चूंकि हम गति के तृतीय समीकरण से जानते हैं, गति के तृतीय समीकरण क्या होता है, v² = u² + 2as। तो यहाँ पर v² हो जाएगा प्रारंभिक ऊर्जा, इसकी 0 रहेगी तो 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, a आपका -a हो जाएगा और s आपका क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, v² = हो जाएगा आप लोगों का 2ad के बेस पे हो जाएगा। ad का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, v² / d हो जाएगा। ये आपका पॉजिटिव में ही रहेगा। ठीक है। तो ad का वैल्यू ये हो गया। अब इस ad के वैल्यू को हम लोग समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो W हो जाएगा m × v²/2 हो जाएगा, मतलब W हो जाएगा 1/2 mv² हो जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, K = 1/2 mv²। यही गतिज ऊर्जा के लिए अभिष्ट व्यंजक है। चलिए
आगे कंटेंट को देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इस चीज़ को देखते हैं। किसी वस्तु को सामान्य स्थिति से विशेष स्थिति तक ले जाने में या विकृत करने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात किसी वस्तु में उसके विशेष अवस्था से अथवा विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम उसकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जो उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो किसी वस्तु को सामान्य स्थिति से हम लोग विशेष स्थिति तक ले जाते हैं, उसके नॉर्मल स्थिति से मतलब सामान्य स्थिति से हम उसको विशेष स्थिति तक ले जाते हैं। सामान्य स्थिति से हम उसको विशेष स्थिति तक ले जाने में या विकृत करने में जो कार्य करते हैं वही कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात किसी वस्तु में उसके विशेष अवस्था अथवा विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर। दैनिक जीवन में हम स्थितिज ऊर्जा कहने के उदाहरण देखते हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित को देखते हैं। दैनिक जीवन में हम स्थितिज ऊर्जा बहुत उदाहरण देखते हैं, जिसमें से पहला है जैसे घड़ी में चाबी भरने से उसके स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। जब भी आप घड़ी में चाबी भरते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है जो घड़ी के सुइयों को चलाती है। देखिए ना, आप लोगों के घड़ी कभी रुकी हुई रहती है, आप उस पर सेल लगाते हैं या चाबी डालते हैं तब वह चलने लगती है। जब स्प्रिंग की संचित ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो घड़ी की सुई रुक जाती है तथा हमें पुनः चाबी भरने की आवश्यकता होती है। चाबी वाला आप देखे होंगे, ठीक है। तो ये रहेगा आप लोगों का स्थितिज ऊर्जा। क्लियर। चलो आगे देखते हैं हम लोग। गुलेल से कंकड़ छोड़ने से, जब भी गुलेल रहता है, शिकारी लोग देखे वो शिकार करते हैं, गुलेल से नॉर्मल कंकड़ छोड़ने के पहले रबड़ की पड़ी को खींचा जाता है जिससे उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर उसको छोड़ने पर कंकड़ अधिक वेग से छूट करके लक्ष्य पर मार करता है। जैसे कि आप लोगों को कोई फल वगैरह तोड़ना भी रहता है तो बांधों में एकत्रित जल में पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर होने के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा का उपयोग हम टरबाइन को चलाकर विद्युत उत्पन्न करते हैं। जहाँ भी नदी नालों के पास जिनका गाँव बसा रहता है, जहाँ पर नदी के किनारे में गाँव बसे रहते हैं, वहाँ पर फसल उगाने के लिए फसल के एकत्रित करने बांधों से क्या करते हैं, वहाँ से टरबाइन यूज करते हैं। वहाँ से टरबाइन यूज करके जो आप लोग क्या करते हैं, वाटर को वहाँ खेत तक पहुँचाते हैं, ठीक है। अपने जहाँ पर रहता है छोटे छोटे खेत के पास, वहाँ पर फसल उगा सकते हैं वहाँ पर। तो बांधों के एकत्रित जल करके पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर होने के कारण वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा संचित करके वहाँ पर उसका वर्क को आगे बढ़ाया जाता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक के लिए हम लोग देखेंगे पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर होने के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में हम इस चीज को देखते हैं। क्लियर। कार्य ऊर्जा प्रमेय देखते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम को, कार्य ऊर्जा प्रमेय आपका किस तरीके से होता है इस चीज को देखते हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अर्थात जब किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। अर्थात जब वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जैसे W इक्वल टू हम लोग क्या देखें, F इंटू डी देखे, F इक्वल टू क्या देखे, M इंटू ए देखे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू ए इंटू डी। अब गतिज ऊर्जा क्या होता है, V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो AD के वैल्यू के में देखा जाए तो S को हम लोग D मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2AD, बाय में हो जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय ए हो जाएगा इक्वल टू बाय में हो जाएगा 2, ये हो जाएगा AD। अब इस वैल्यू को यहाँ पर रख लेते हैं तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तब वर्क इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर MV स्क्वायर बाय 2 माइनस MU स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा। यह आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय के अंतर्गत ये चीज़ आपका आ जाएगा जब वर्क के बेस पे हम इस चीज़ को देखेंगे। तो यदि बल अचर हो तो उसके लिए हम कांस्टेंट के लिए देखेंगे। यदि बल अचर होगा आपका, यदि बल आपका क्या हो जाएगा, अचर होगा, कोई भी कांस्टेंट के रूप में रहेगा, आप लोगों का F है जो संख्यांक रहेगा तब उसका वैल्यू F इंटू MA के बेस पे रहता है, F इक्वल टू MGH के बेस पे रहता है। तो इस पर आप लोग इनपुट कर सकते हैं। जब बल क्या रहेगा आपका अचर के बेस पे रहेगा तब वेन फोर्स इज कांस्टेंट रहेगा। तो क्लियर। और जब बल परिवर्ती हो, जब बल आपका परिवर्ती हो जाएगा तो F इक्वल टू आपका M इंटू ए, यहाँ पर द्रव्यमान यहाँ पर एक्सेलरेशन के जगह में चेंज कर सकते हो, या F इक्वल टू MGH इसके रूप में आप इसको चेंजेस कर सकते हो जब बल आपका क्या रहेगा, परिवर्ती बल के बेस पे रहेगा। तो संरक्षित तथा असंरक्षित बल को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। संरक्षित बल कंजर्वेशन फोर्स,
कंजर्वेटिव फोर्स वह बल जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना, वह बल जिसके द्वारा ए से आपका बी तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, इस पथ पर निर्भर नहीं करता है, तो वह बल आपका क्या कहलाता है? संरक्षी बल कहलाता है। वह बल जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, तो वह आपकी संरक्षी बल कहलाता है। क्लियर? आगे देखते हैं गतिज ऊर्जा में रेखीय संवेग में हम लोग संबंध देखते हैं। तो गतिज ऊर्जा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होता है भाई? 1/2 mv² होता है। और इसका p इक्वल टू क्या हो जाता है? p इक्वल टू आपका रेखीय संवेग के बीच में आपका p इक्वल टू क्या हो जाता है? mv हो जाता है। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं भाई, p² इक्वल टू m² v² हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये p² हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू mv² हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर 2 से भाग कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं यहाँ से। क्लियर? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? p² इक्वल टू हो जाएगा, 2 से कटेगा तो ये m इंटू mv²/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? k आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2mk, p² इक्वल टू, तो p इक्वल टू हो जाएगा √2mk, ये हो जाएगा। इसको मैं 2 से गुणा करके 2 से भाग दिया हूँ क्योंकि सूत्र में फिट करने के लिए। तो गतिज ऊर्जा रेखीय संवेग में यही संबंध होता है। काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू 1/2 mv², p इक्वल टू mv, p² इक्वल टू mv², v², p² इक्वल टू 2m इंटू mv²/2, p² इक्वल टू 2mk, p इक्वल टू √2mk, ये हो जाएगा। वह बल जिसके द्वारा कण को एक पूर्ण चक्र में लाने में किया गया कार्य शून्य होता है। वह बल जिसके द्वारा किसी कण को एक पूर्ण चक्र में लाने में किया गया कार्य आपका शून्य होता है, किया गया कार्य 0 होता है भाई, संरक्षी बल कहलाता है। क्या बल कहलाता है? संरक्षी बल कहलाता है। क्या बल कहलाता है? संरक्षी बल कहलाता है। संरक्षी बल वह बल है जिसके अंतर्गत गतिशील कण एक चक्र पूर्ण करने पर उसके गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² में कोई परिवर्तन नहीं होती है, एज इट इज 1/2 mv² ही रहता है। तब उसको हम लोग बोलते हैं संरक्षी बल, संरक्षण पूर्वक, संरक्षित करता हुआ। तो संरक्षी बल वह बल है जिसके अंतर्गत गतिशील कण एक चक्र पूरा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करता है। क्लियर? तो असंरक्षी बल किसको बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं? तो चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो वह बल जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से, किसी कण को एक कण है भाई, ए आपका यहाँ पर कण है, जिसे किसी कण ए को बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, कण बी तक ले जाने में किया गया कार्य कण के पथ पर निर्भर करता है। कण के पथ पर निर्भर करेगा, वह रायगढ़ रोड में जा रहा है कि बिलासपुर रोड में जा रहा है कि रायपुर रोड में जा रहा है कि राजनांदगांव रोड में जा रहा है कि दुर्ग में जा रहा है कि बिलासपुर में जा रहा है, भिलाई में जा रहा है, केरल में जा रहा है, तिरुवनंतपुरम में जा रहा है, उसके पथ की आकृति पर ये निर्भर करता है। वह असंरक्षी बल कहलाता है। जैसे कि घर्षण बल घर्षण करता है, इस तरीके से घर्षण होता है, तभी मैं यहाँ पर पेनल में लिख पा रहा हूँ भाई। श्यान बल आदि ये आपके संरक्षी बल के अंतर्गत आते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत ये सब आती हैं, जो पथ की एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पथ की आकृति पर, पथ पर निर्भर करती है, वो आपका असंरक्षी बल कहलाता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी आपके उसी के बेस पे होगा। गुरुत्वीय ऊर्जा और संरक्षित बल में भी आपकी परिवर्तन आपकी उसी तरीके से हो जाएगा। ए कण से आपकी बी कण की तरफ हो जाएगा, ये आपका ए कण से आपके बी कण की तरफ में हो जाएगा। जो आपकी स्थितिज ऊर्जा के बेस पे आपका जो रहता है रैखिक वेग में m इंटू भी और काइनेटिक एनर्जी में 1/2 mv² रहता है, ये इसी के बेस पे होता है। दोनों में इसी के बेस पे यहाँ पर ये परिवर्तन होता है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के लिए आप लोग इस चीज को नॉर्मल वे पे आप लोग देख सकते हैं, स्टेटमेंट को आप लोग पढ़ सकते हैं। क्लियर? स्थितिज ऊर्जा एवं संरक्षी बल को भी आप लोग उसी तरीके से देख सकते हैं। जब स्थितिज ऊर्जा आपकी होती है, स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर हम लोग देखे हैं, स्थितिज ऊर्जा में जो आपकी स्थिति पर संरक्षित रहती है, एक बिंदु है भाई, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो आपकी वस्तु की स्थिति संचित होती है, स्थिति आपकी संचित होती है, वो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। वो आपकी क्या होती है?
स्थितिज ऊर्जा होती है, वो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है और यही आपकी संरक्षी बल होती है, यही आपकी क्या होती है, संरक्षी बल होती है। और संरक्षी बल क्या होती है, पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करती, पथ पर निर्भर नहीं करती है, पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर। और गुरुत्वीय बल एक संरक्षी बल है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में भी देख लिए हम लोग कि आपका जो गुरुत्वीय बल है वो भी एक क्या है, संरक्षी बल है। जो भी आपका गुरुत्वीय बल है भाई, जो भी आपका गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय बल भी एक प्रकार का क्या है भाई, संरक्षी बल है। गुरुत्वीय बल भी एक प्रकार का क्या है, संरक्षी बल है। तो इसके बारे में ज़्यादा कंटेंट जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बस इतना जानिए कि गुरुत्वीय बल क्या है, संरक्षी बल है। और संरक्षी बल क्या होते हैं, इस चीज़ को आप लोग इंपॉर्टेंट बेस पे आप लोग इस चीज़ को देख चुके हैं। किसी स्प्रिंग या कंपनी की स्थितिज ऊर्जा, किसी स्प्रिंग को दबाने में या खींचने में किया गया कार्य, किसी स्प्रिंग को दबाने में या खींचने में जो किया गया कार्य होता है वह उसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, वह उसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है, जिसे हम लोग स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कोई भी स्प्रिंग रहता है उसको आप लोग ए के रूप में या बी के रूप में किसी प्रकार से विस्थापित करते हैं, किसी प्रकार से विस्थापित करते हैं, वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी के बेस पे या एफ इंटू एम ए के बेस पे, तब उस पर जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो किसी स्प्रिंग के बेस पे होती है। इसको आप लोग इस तरीके के गणना के रूप में आप लोग कर सकते हैं। किसी स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा के लिए भी आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों का जो W इक्वल टू एफ इंटू डी है और F इक्वल टू एम इंटू ए है, तो इस बेस पे आपका जो वर्क होता है एफ इंटू ए डी के बेस पे होता है। तो यहाँ पर आप गतिज ऊर्जा के लिए भी कर सकते हैं। गतिज ऊर्जा के लिए V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, इस बीच में इसकी गणना को आप लोग कर सकते हैं। किसी स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा के लिए गणना को आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा कार्य ऊर्जा एवं प्रमेय, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति एवं किसी स्प्रिंग, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, संरक्षी बल, असंरक्षी बल, इसके बारे में हम लोग देख लें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे इसके आगे कंटेंट को। तब तक के लिए ओके बाय, हैव ए नाइस डे।